साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर में। हड़प्पा सीरीज़ की जो ये वीडियो है, आज चौथी वीडियो है। साथियों, इस वीडियो से पहले जो 3 वीडियो अपलोड की गई हैं, उसमें हड़प्पा निवासियों का जीवन काल कैसा रहा, क्या-क्या कार्य उन्होंने किए, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उन सभी बातों पर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की है। आज हम लोग इनके पतन की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी डेवलप्ड और विकसित सभ्यता कैसे अपने पतन को प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम पतन को देखें उससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार। साथियों, हालाँकि ये संस्कार हड़प्पा सभ्यता में नहीं किए जाते थे इस प्रकार के, जैसे वैदिक काल में अलग अलग प्रकार के संस्कार होते थे, 16 प्रकार के। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कार्य वो करने ही होते थे। मनुष्य जीवन काल में कुछ ऐसी शाश्वत चीज़ें होती हैं जिसको करना ही होता है, उसी में से था एक अंतिम संस्कार। तो हम लोग आज देख लेते हैं कि आखिर हड़प्पा काल में वो लोग कैसे काम करते थे और कैसे अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता था। तो उस समय हड़प्पा काल में 3 प्रकार के संस्कार, अंतिम संस्कार की विधियाँ प्रचलित थीं। पहली विधि इसमें लिखी हुई है दाह संस्कार, दूसरी लिखी हुई है पूर्ण समाधिकरण और तीसरी लिखी हुई है आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार आप लोग जानते हैं, शव को जला दिया जाता था और उसकी राख को बाद में प्रवाहित कर दिया जाता था। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आज की हिंदू सभ्यता में इसका प्रचलन भी है। तो आप ये देखेंगे कि हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई कितनी प्राचीनता वहाँ तक जाती है। और उसी के साथ जो दूसरा बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे पूर्ण समाधिकरण आप लोग कहेंगे, तो इसमें होता क्या था कि सबको जलाने के बजाय उस सबको ज़मीन में दफना दिया जाता था, ये ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये बिल्कुल ऐसी परंपरा है जैसी मुस्लिम संप्रदाय में आज भी ये प्रचलित है। और तीसरी एक ऐसी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर थी जिसमें आंशिक समाधिकरण मिलता है। आंशिक का मतलब होता है पूरा अंश नहीं, बल्कि कुछ हद तक। तो पहले क्या होता था कि उन शवों को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो अवशेष बचते थे उसको वो लोग दफना देते थे। तो इस तरीके से आंशिक समाधिकरण होता है। ये परंपरा आज की पारसी जो अंतिम संस्कार की विधि है उससे काफ़ी मेल खाती है। तो आप साथियों इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि आज जिस प्रकार से वैचारिक मतभेद है, लोग आज बटे हुए हैं, वैसे ही ये अंदाज़ा भी लगता है कि शायद उस ज़माने में भी लोग आपस में बटे हुए थे। अलग अलग विधियाँ ये बताती हैं लोगों के काम करने के तरीके के बारे में कि वो लोग अपने कार्यों के साथ साथ अपने वैचारिक रूप से भी अलग अलग कार्य करते थे। तो इस प्रकार की वर्ग विभेद नज़र आता है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से जान लेना है और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आपको क्लियर भी करना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे जुड़े हुए। अब समाधिकरण होता था या उसको दफनाया जाता था, तीनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। तो सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम में रखा जाता था। उत्तर दक्षिण क्रम का मतलब ये होता है कि उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर, जैसे आज भी हिंदू परंपराएं चली आ रही हैं, वैसे ही कुछ उस तरीके की व्यवस्था उस समय भी थी। लेकिन ये कंप्लीट सिस्टम नहीं था। ऐसे भी कुछ शब्द देखे गए जिनका क्रम पश्चिम पूर्व या दक्षिण उत्तर था, तो वो क्रम भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आप पूर्णतः सत्य नहीं करेंगे इसको। दूसरी बात, युगल समाधियाँ पाई गई हैं। अब युगल का मतलब होता है 2। अब 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया जाना, उदाहरण के तौर पे कालीबंगन से 1 और लोथन से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। अब यहाँ से एक बड़ा विस्तृत कॉन्क्लूज़न निकल कर के आता है और ये आभास भी लगता है कि क्या सती प्रथा का प्रचलन उस ज़माने में था। युगल समाधियाँ इस तरफ कुछ और संकेत करती हैं, हालांकि कुछ अभी सॉलिड प्रमाण इसका नहीं मिला हुआ है कि उस समय सती प्रथा का कोई प्रचलन था भी। अगली बात, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। अभी आप लोग पीछे पढ़ कर के आ रहे हैं, ताम्र पाषाण युग में एक जगह थी बुर्ज होम,
जहाँ से सेम कंडीशन में चीज़ें मिली थी। अब इससे ये पता चलता है कि समाधिकरण जो किया जाता था या फिर लोगों को दफनाया जाता था, वो कई बार उनके प्रिय चीज़ों के साथ साथ किया जाता था। अब वो प्रिय वस्तु चाहे उनकी कोई परिवार का व्यक्ति हो, या उनका पालतू कोई व्यवस्था हो, पालतू कोई पशु पक्षी हो, या फिर उनका कोई अन्य चीज़ जो वो पसंद होती थी, आभूषण, गहने, खाना पीना इत्यादि, वो सब उसके साथ रख दिया जाता था। अगली बात, लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। मनुष्य के साथ दफनाने में आपको जीवित व्यक्ति का भी, एक व्यक्ति का भी संबंध मिल जाता है, एक पशु का भी संबंध मिल जाता है, और व्यक्तिगत चीज़ें जितनी होती थी उनका भी संबंध मिल जाता है। साथियों, अब देख लेते हैं इनके पतन के कारण। किस राइटर ने पतन का क्या कारण बताया और इतनी बड़ी सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई, इस बात पे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। चलिएगा सीधे चलते हैं। मार्शल मैके एस.आर. राव, इन्होंने बताया जो पतन का कारण वो था बाढ़। हालांकि बाढ़ एकमात्र कारण नहीं रहा है इसके पतन का। बहुत सारी चीज़ें जो कारण के तौर पर सिद्ध हुई हैं वो आप लोग नीचे देख सकते हैं। जैसे बाढ़ के अलावा जलवायु परिवर्तन, जलप्लावन, आर्यों का आक्रमण, नदी मार्ग परिवर्तन, महामारी, अदृश्य गाज, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। चलिए देख लेते हैं कि करके क्या क्या इसमें व्यवस्था है। मार्शल मैके एस.आर. राव ने इसका कारण बताया बाढ़। जैसे मोहनजोदड़ो से भी उसके विलुप्त होने के कई स्तर मिले हुए हैं। कई बार वो बाढ़ से समाप्त भी हुआ और उसके बाद वो दोबारा से विकसित हुआ, और इस तरीके से उसके कई स्तर मिले हुए हैं खुदाई के दौरान। और ये बात भी हम पहले चर्चा में ले चुके हैं कि जो बस्तियां थी, शहर बनाए गए थे, उनको चारों तरफ से दुर्ग की तरीके से व्यवस्थित किया गया था, प्राचीरें बनाई गई थी। तो शायद वो बाढ़ से बचने के लिए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई हों, ऐसा प्रतीत होता है। आर्यन स्टाइल वीएन घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन। साथियों, आज राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पहले कभी हरा भरा और घना होता था, बारिश होती थी, और लेकिन समय के साथ साथ जब लोगों ने ईंटों का, भवन निर्माण के लिए ईंटों का और लकड़ी के लिए वनों को काटने का प्रयोग शुरू कर दिया, उसके बाद वो सारी व्यवस्था बिगड़ती चली गई और अचानक क्लाइमेट में परिवर्तन आया, और उसके बाद इतनी बड़ी सभ्यता अपनी विलुप्ति की कगार पर चली गई। एम.आर. साहनी क्या कहते हैं? उन्होंने बताया जलप्लावन का। जलप्लावन का मतलब भी यही होता है कि एक बड़ी जलराशि ने उस बड़ी सभ्यता को डुबो दिया। ऐसा कैसे हुआ वो एक अलग बात है। वैसे तो ये बताते हैं कि ज़मीन नीचे धंसी और उस पर ऊपर से पानी फिर गया, ये भी एक कारण सिद्ध होता है, लेकिन कोई कारण कितना सत्य है ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो अभी इस बात पर आप लोग गौर ना करें, सभी कारणों को विशेष तौर से अपने दिमाग में बना करके रखें। व्हीलर कहते हैं आर्यों का आक्रमण। आर्य आप लोग जानते हैं वैदिक काल में, जो इससे अगला चैप्टर है वो हम लोग वहाँ देखेंगे, और आर्यों की सभ्यता कैसे रही। आर्यों में आप लोग देखेंगे कि वहाँ एक महत्वपूर्ण देवता का बड़ा स्थान है, जिसे पुरंदर, जो इंद्र के लिए उपनाम दिया गया है। पुरंदर का तात्पर्य होता है किलों को तोड़ने वाला। अब किलेनुमा जो बस्तियाँ बनाई गई थी वो सिंधु सभ्यता में थी ही, प्राचीर युक्त, दुर्ग युक्त। तो ऐसा भी माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का विलुप्तीकरण हुआ हो। और आर्य लोग लड़ाकू तो थे ही, और मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, उससे भी ये सिद्ध होता है इस प्रकार की चीज़ों का कि इस प्रकार का कोई कारण रहा होगा। H.T. लैम्ब्रिक और M.N. बत्स कहते हैं नदी मार्ग परिवर्तन। सिंधु नदी के मार्ग में कई परिवर्तन देखे गए हैं। ऐसे ही जो घग्गर नदी है उसके मार्ग में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो नदी परिवर्तन की वजह से भी इस सभ्यता का विलुप्ति का कारण हो सकता है या माना जा सकता है। KUR कैनेडी कहते हैं महामारी। वो कहते हैं कि ऐसी कोई महामारी उस समय फैल गई जिसने सिंधु सभ्यता के लोगों को हमेशा के लिए शांत कर दिया, और एक नई सभ्यता जो बाद में जनरेट हुई, वैदिक काल, वो निकल करके आई। हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक महामारी इतने बड़े क्षेत्र पर फैल जाए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार दे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक एक
सटीक सा लगता है, और ऊपर जो कारण है उनका भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। एम दिमित्री देव ये बताते हैं अदृश्य गाज। अदृश्य गाज एक ऐसा सिस्टम कह लीजिएगा जिससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि लोग जल करके राख हो गए, या जल करके उनका जो अस्तित्व था वो नष्ट हो गया। ऐसा कुछ प्रमाण इन्होंने बताया है, हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बीबी लाल कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। अब जलवायु और प्रदूषण आप अभी पढ़ करके आ रहे हैं कि वनों का काटा जाना और अन्य प्रकार की जो चीज़ें थी उन सब की बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ और उसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ नोट पॉइंट आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में नई अवधारणाएं बन गई हैं। गुजरात में आए भूकंप की वजह से अब एक नया कारण यहाँ पर नज़र आता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसे आप लोग भूकंप कहते हैं। पहले गुजरात क्षेत्र भूकंप के क्षेत्र में कम आता था और ऐसे कोई भूकंप के लक्षण भी नहीं प्रतीत होते थे, लेकिन जब से ये भूकंप आया, मैं आपके लिए होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ कि आप ये पता करके लाएं कि 26 जनवरी को जो भूकंप आया वो कब आया है गुजरात में। तो उस वजह से एक नया कारण यहाँ पर निकल करके आया है। एक और छोटी सी और मोटी सी बात, किसी भी सभ्यता के नष्ट होने के पीछे केवल एक ही कारण नहीं होता। साथियों, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता अगर विलुप्त हुई है तो उसके पीछे एक कारण तो हो नहीं सकता। तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे आप लोग अभी ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसे भी कुछ अन्य कारण हों जो अभी उत्खननकर्ताओं द्वारा या पुरातत्ववेत्ताओं की नज़रों से बचा हुआ हो, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता को मिटाने में एक कारण नहीं हो सकता, ये ज़रूर फैक्ट है। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज जो सिंधु सभ्यता का चैप्टर था यहाँ पर समाप्त होता है, और जो महत्वपूर्ण जगह रह गई हैं और उन जगहों से क्या मिला है वो हम लोग अलग से चर्चा में ले लेंगे। उसके लिए 1 या 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।